हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कंफर्टेबल क्लासेस। स्वागत है आपके चैनल पे। और हम जो तमिलनाडु बोर्ड की मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक कवर कर रहे हैं उसमें हमारा जो है ये जो फर्स्ट लेसन है उसका सेकंड पार्ट हम लोग कवर करेंगे। अब इसमें वारेन हेस्टिंग के जो हम रिफॉर्म्स हैं उनको हमने कवर कर लिया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जुडिशियल सिस्टम में जो उन्होंने रिफॉर्म किया और रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए जो जो नए बदलाव किए। और अब जो हमारा जो फाइनली फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ वारेन हेस्टिंग यानी कि जो क्षेत्र विस्तार की है वारेन हेस्टिंग ने युद्ध और बाकी चीज़ों के माध्यम से, उसको हम लोग कवर करेंगे। एक्सपेंशनिस्ट मतलब समझ लीजिए आप, इसका मतलब ये है कि एक आदमी है, उसका एक जिले पे कब्जा था और उसने जो है अगल बगल के भी 2-3 जिलों पे धीमे धीमे कब्जा कर लिया और इन्हीं चीज़ों के चलते इसे क्या दिया गया, विस्तारवादी नीतियों का नाम दिया गया। तो इसमें जो हम वॉर जो पढ़ेंगे, रोहिल्ला वॉर के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। द रोहिल्ला वॉर कब होता है? 1774 में होता है। रोहिलखंड वॉज ए स्मॉल किंगडम सिचुएटेड बिटवीन अवध एंड मराठाज, मराठा और अवध के बीच में। ठीक है, मराठा और अवध राष्ट्रों के बीच में। अवध से मतलब समझ लीजिए आप, अवध से मतलब है लखनऊ, दिल्ली का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसको आप अवध में ले लीजिए, दिल्ली को ले लीजिए, लखनऊ को ले लीजिए, और जो ये दोआबा का जो रीजन है वो अवध के रीजन में ही थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। और मराठा से मतलब है मराठावाड़ा यानी कि महाराष्ट्र, और अपर हिस्सा जो है मध्य प्रदेश का वर्तमान में, और गुजरात का भी कुछ हिस्सा जो पूर्व में स्थित है, उन तीनों को मिला के मराठा बना दिया जाएगा, या मराठास का जो क्षेत्र है उनको माना जाएगा। और इसमें जो है शासक कौन था उस टाइम? हफीज रहमत खान। हफीज रहमत खान जो है इसके हेड थे। ही कंक्लूडेड, और उन्होंने क्या कर लिया कि जो रहमत खान थे उसके साथ उन्होंने एक संधि कर ली, डिफेंसिव ट्रीटी कर ली। अवध ने इस चक्कर में जो है इस ट्रीटी को साइन किया था क्योंकि उन्हें डर था कहीं उनके ऊपर मराठा जो हैं उनके ऊपर अटैक न कर दें। बट नो सच अटैक टुक प्लेस, लेकिन ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। बट द नवाब डिमांडेड मनी, नवाब ने उसके बावजूद भी जो है पैसे की मांग की। वेन रहमत खान इवेडेड, और रहमत खान ने जो है इवेड जब किया, द नवाब विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश इन्वेडेड रोहिलखंड, और नवाब ने क्या हुआ, अंग्रेजों की मदद लेके रोहिलखंड को जो है इन्वेड किया यानी आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। वारेन हेस्टिंग्स हु सेंट द ब्रिटिश ट्रूप्स अगेंस्ट रोहिलखंड वाज सेवरली क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज पॉलिसी ऑन रोहिल्ला अफेयर, और वारेन हेस्टिंग की इस जो ट्रूप्स उन्होंने भेजे थे रोहिलखंड पे अटैक करने के लिए, रोहिल्ला अफेयर में जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, यानी कि उसकी आलोचना बहुत हुई थी कि ये इथिकली जो है इमोरल है। अब फिर हम लोग देखते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर मराठा वार। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था 1775 से 1782 के बीच में हुआ। इसको हम लोग समझ लेते हैं पूरा कैसे क्या सिनेरियो बना। द मराठास वेयर लार्जली रिमेन डिसयूनाइटेड सिंस द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में, और मराठे उसमें पूरी तरीके से टूट जाते हैं और उसके बाद वो कभी भी एक नहीं हो पाते। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि रिमेन डिसयूनाइटेड, और मतलब कि अलग थलग पड़ जाते हैं। द इंटरनल कन्फ्लिक्ट अमंग द मराठास वेयर वाज बेस्ट यूटिलाइज्ड बाय द ब्रिटिश इन देयर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, और जो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है अमंग द मराठास was best utilized by the British in their expansionist policy, और उन्होंने जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का जो है फायदा यहीं से उन्हें जो है समझने का मौका मिला, और इस पे जो है उन्होंने जम के अपना माहौल भी बनाया। इन 1775 में देयर वाज अ डिस्प्यूट फॉर द पोस्ट ऑफ पेशवा बिटवीन माधवा राव एंड हिज अंकल रघुवंत राव। तो 1775 में जो है पद यानी कि पेशवा के पद के लिए जो है माधव राव जो उसके दावेदार थे और अंकल जो थे उनके चाचा जो थे रघुनाथ राव, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। द ब्रिटिश अथॉरिटीज इन बॉम्बे कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ सूरत विद रघुनाथ राव इन 1775, और जो रघुनाथ राव थे उन्होंने क्या कर लिया कि एक ट्रीटी ऑफ सूरत है यानी सूरत की संधि है, उन्होंने अंग्रेजों की जो अथॉरिटीज थी, ब्रिटिश अथॉरिटीज थी, उनके साथ बम्बई में उन्होंने साइन कर ली। कब साइन कर ली थी? 1775 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ सूरत जो है किसके बीच साइन की गई थी? तो रघुनाथ राव और ब्रिटिश अथॉरिटीज के बीच जो है मार्च 1775 में बॉम्बे में साइन की गई थी। रघुनाथ राव प्रॉमिस टू सीड बसीन एंड साल्टेड टू ब्रिटिश, बट लेटर व्हेन ही वाज अनविलिंग टू फील द ब्रिटिश कैप्चर्ड देम। और इस संधि के तहत ये बात तय हुई थी कि जो रघुनाथ राव हैं वो क्या करेंगे कि उनकी जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सूरत के तहत जो है बासीन जो है
बासीन और सालसेट आइलैंड जो है वो अंग्रेजों को देंगे, लेकिन उन्होंने बाद में अपना जो है प्रॉमिस तोड़ दिया था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उन्हें कैप्चर कर लिया था, पकड़ लिया था या कब्जा कर लिया उन पे। दिस एक्शन ऑफ द बॉम्बे गवर्नमेंट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग, और यह जो गतिविधि थी या यह जो एक्शन लिया गया था उसके वॉरेन हेस्टिंग की तरफ से कोई जो है ऑर्डर नहीं हुआ था। इन 1776 में वॉरेन हेस्टिंग सेंट कर्नल अपटन टू सेटल द इशू, और 1776 में वॉरेन हेस्टिंग ने जो कर्नल अपटन थे उनको इस मामले को ख़त्म करने के लिए वहाँ भेजा था। ही कैंसल्ड द ट्रीटी ऑफ सूरत, उन्होंने जो है क्या किया कि ट्रीटी ऑफ जो सूरत जो 1775 में साइन हुई थी उसको ख़त्म करके उन्होंने कंक्लूड किया था ट्रीटी ऑफ पुरंदर विद नाना फडणवीस एंड अदर मराठा लीडर, और दूसरे जो मराठा लीडर्स थे उनके साथ जो है पुरंदर की संधि साइन कर ली थी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी माधवराव सेकंड वाज एक्सेप्टेड एज द न्यू पेशवा, और इस संधि के तहत माधवराव जो सेकंड थे उनको जो है पेशवा नियुक्त कर दिया गया था। एंड द ब्रिटिश रिटेन्ड सालसेट अलॉन्ग विद द हैवी वॉर इंडेमनिटी, और उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सालसेट तो उन्होंने रिटेन कर ही लिया, ले ही लिया था, और उसके बाद जो है हैवी वॉर इंडेमनिटी भी उन्होंने लिया, यानी कि जो भी हर्जाने के तौर पे जो सारी चीज़ें थी जिसे वॉर इंडेमनिटी कहा जाता है उसको भी उन्होंने वसूला बड़े स्तर पे। हाउएवर द होम अथॉरिटीज रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, और जितनी भी जो होम अथॉरिटीज थी उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया ट्रीटी ऑफ पुरंदर को। वॉरेन हेस्टिंग ऑल्सो कंसिडर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर एज अ स्क्रैप ऑफ पेपर, और उन्होंने भी जो है जो कचड़े का टुकड़ा जो है कह के उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया किसे, ट्रीटी ऑफ पुरंदर को। एंड सैंक्शन ऑपरेशन अगेंस्ट द मराठा, और उन्होंने जो है प्रतिबंध लगा दिए मराठाओं के ऊपर। इन द मेन टाइम बीच में द ब्रिटिश फोर्स सेंट बाय द बॉम्बे गवर्नमेंट वाज डिफीटेड बाय द मराठा, और ब्रिटिश फोर्स सेंट की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डिफीटेड बाय द मराठास, और वो जो है मराठाओं से युद्ध हार भी गई। इन 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स डिस्पैच्ड ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर द कमांड एंड कैप्टन पोपैम जो थे उनके अंडर में जो है उन्होंने ब्रिटिश ट्रूप को फिर भेजा। ही डिफीटेड द मराठा चीफ, और उन्होंने मराठा के जो मुखिया थे या जो अध्यक्ष है उनको हरा दिया। महादाजी सिंधिया जिन्हें बोलते हैं महादजी सिंधिया को उन्होंने हरा दिया। इन अ नंबर ऑफ स्मॉल बैटल्स एंड कैप्चर्ड ग्वालियर, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे युद्ध में उन्हें हराया और ग्वालियर को भी उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो कि 1782 में साइन की जाती है बिटवीन वॉरेन हेस्टिंग एंड महादजी सिंधिया, और हेस्टिंग्स और महादजी सिंधिया के द्वारा ये साइन होती है। अकॉर्डिंगली सालसेट एंड बसीन वेयर गिवन टू द ब्रिटिश, और सालसेट और बसीन को किन्हें दिया जाता है, ब्रिटिशर्स लोगों को दे दिया जाता है। रघुनाथ राव वाज पेंशन ऑफ, और रघुनाथ राव को क्या कर दिया जाता है, पेंशन ऑफ कर दिया जाता है। एंड माधवराव सेकंड वाज एक्सेप्टेड एज पेशवा, और माधवराव सेकंड को जो है फिर से क्या बना दिया जाता है, पेशवा बना दिया जाता है। द ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई का जो इन्फ्लुएंस है अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इसमें देखिए लिखा हुआ है कि द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन इंडियन पॉलिटिक्स, और पहली बार जो है भारतीय राजनीति में जो है विदेशियों का या ब्रिटिशर्स का एंट्री हो जाती है। इट प्रोवाइडेड द ब्रिटिश 20 years ऑफ पीस विद द मराठाज, और इसने जो है एक कानून भी बना दिया 20 साल के लिए जो है मराठाओं के साथ इनकी शांति का पूरा जो माहौल सेट हो जाता है। द ट्रीटी ऑल्सो इनेबल द ब्रिटिश टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन मैसूर विद द हेल्प ऑफ मराठाज इन रिकवरिंग देयर टेरिटरीज फ्रॉम हैदर अली, और ट्रीटी जो है इनेबल भी कर देती है ब्रिटिश को जो है कि वो प्रेशर बनाए मैसूर, और उस पर जो है मराठा से क्या करेगा कि उनकी टेरिटरी जो हैदर अली के अंडर में है उसको वापस लिया जा सके। द ब्रिटिश ऑन द वन हैंड, दूसरे हाथ पे जो ब्रिटिशर्स थे सेव देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को बचा लिया कंबाइंड अपोजिशन ऑफ इंडियन पावर्स, और एक साथ वो सारी इंडियन भारतीय शक्तियों से तो वो लड़ सकते नहीं थे, तो उन्होंने एक को तोड़ा और एक को अपने साथ रख के अपनी पावर को बढ़ाते रहे, इंडियंस की पावर को डिवाइड करते रहे। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट मराठा वार होने के बाद इनका जो है सेकंड एंग्लो मैसूर वार होता है। सेकंड एंग्लो मैसूर वार जब होता है
1780 से 84 के बीच में। पहला भी अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बारे में नहीं दिया, मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। ये जो है हैदर अली और अंग्रेज़ों, मराठों और निज़ामों के बीच में होता है। हैदर अली एक तरफ रहते हैं और दूसरी तरफ कौन रहते हैं? दूसरी तरफ रहते हैं अंग्रेज़, मराठे और निज़ाम। और हैदर अली इन तीनों को हरा देते हैं और उसके बाद जो है इन पे जो है एक बढ़िया सी जो है ट्रीटी इनसे साइन करवाते हैं जो इनके फेवर में होती है। तो अब हम सेकेंड एंग्लो मैसूर वार को देख लेते हैं। 1780 से 1784 के बीच में जो होगी, ये कहाँ पे टुक प्लेस है? 1767 से 1769 में जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होती है। हैदर अली इमर्ज विक्टोरियस अगेंस्ट द ब्रिटिश, और हैदर अली उसमें हरा भी देते हैं। एट द एंड ऑफ द वॉर अ डिफेंसिव ट्रीटी वॉज कंक्लूडेड बिटवीन हैदर अली एंड द ब्रिटिशर्स, और उसके बाद जो है एक डिफेंसिव ट्रीटी साइन होती है किनके बीच में? हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में। आफ्टर 11 ईयर्स, 11 साल बाद द सेकेंड मैसूर वार ब्रोक आउट, और 11 साल की शांति के बाद जो है द्वितीय मैसूर युद्ध, जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, फिर से होता है। द मेन कॉजेज फॉर द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉज वेयर, और कारण क्या थे? यहाँ पे हमको मेन कॉजेज पढ़ने हैं, ठीक है। मेन कॉजेज क्या थे आंग्ल मैसूर वॉर के? तो पहला था द ब्रिटिश फेल्ड टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ द डिफेंसिव ट्रीटी विद हैदर व्हेन ही वाज अटैक्ड बाय मराठा। 1771 में क्या होता है? मराठा जो है इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, हैदर अली के ऊपर, और जो अंग्रेज रहते हैं जो कि फर्स्ट मैसूर वॉर में हारे रहते हैं, उनके ऊपर ट्रीटी भी साइन रहती है, लेकिन उसके चलते भी वो धोखेबाजी करते हैं और इनकी मदद करने के लिए नहीं आते हैं। देयर वॉज एन आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच, और उसके बाद क्या होती है? हॉस्टिलिटी एक तरीके की क्रिएट हो जाती है किनके बीच में? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, अंग्रेजों और फ्रेंच लोगों के बीच में, ठीक है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी उसी टाइम शुरू होता है। द ब्रिटिश कैप्चर्ड माहे, ब्रिटिश लोग क्या करते हैं? एक माहे जो जगह है गोवा के पास, उस पर जो है ये लोग कब्जा कर लेते हैं। फ्रेंच सेटलमेंट होता है, ठीक है। फ्रेंच सेटलमेंट है यानी कि फ्रेंच लोगों के रहायशी जगह है जो कि हैदर अली के अलाइज हैं, हैदर अली के अलाइज हैं। हैदर अली फॉर्म्ड ए ग्रैंड अलायंस विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1779। हैदर अली क्या करता है? एक बड़ा सा ग्रैंड अलायंस बनाता है किनकी मदद से? हैदराबाद और निज़ाम के हैदराबाद के निज़ाम और मराठों को एक साथ मिला के अंग्रेजों के खिलाफ जो है 1779 में खड़ा करता है वो, कि हम तीनों मिलके एक साथ लड़ेंगे। द वार बिगिन विद द ब्रिटिश लीड देयर फोर्सेस थ्रू, और युद्ध शुरू होता है, लेकिन युद्ध का जो आउटपुट होता है या प्रोडक्शन होता है वो ये होता है कि अंग्रेज लोग इस युद्ध में जीत जाते हैं। और हैदर की जो टेरिटरी होती है गुंटूर में, उस पर नॉर्दर्न सरकार यानी कि उड़ीसा साइड से पहले जो है हैदराबाद का जो इलाका, आंध्र का जो इलाका है, वहाँ पर क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है। हैदर अली डिफीटेड कर्नल बेली एंड कैप्चर्ड अरकॉट इन 1718, और हैदर अली क्या करते हैं कि जो कर्नल जो बेली रहते हैं उनको युद्ध में हरा देता है, और अरकॉट भी 1780 में कब्जा कर लेता है। इन द नेक्स्ट ईयर वारेन हेस्टिंग्स बाय ए क्लेवर स्ट्रोक ऑफ डिप्लोमेसी डिवाइडेड द कॉन्फेडरेसी, और ये तीन लोगों को जो संगठन बनता है मराठा, निज़ाम और हैदर अली का, उसको जो है वारेन हेस्टिंग चालाकी से तोड़ने में कामयाब हो जाता है डिप्लोमेसी के माध्यम से। ही मेड पीस विद द निज़ाम, वो निज़ाम के साथ क्या करता है? पीस ट्रीटी साइन कर लेता है, और वॉन द फ्रेंडशिप ऑफ भोसले एंड केम टू एन अंडरस्टैंडिंग विद द सिंधिया मराठा, यानी कि जो भोसले और सिंधिया हैं इन दोनों को वो अपने साथ मिला लेता है। कंसिक्वेंटली हैदर वाज आइसोलेटेड विदाउट एनी अलायंस, और हैदर क्या होते हैं? अकेले पड़ जाते हैं। ही वाज डिफीटेड बाय सर आयरकूट एट पोर्तो नोवो, और वो क्या होता है? सर आयरकूट जो हैं, जो उन्होंने पोर्तो नोवो के युद्ध में 1781 मार्च में वो उसको हरा देते हैं। इन दिसंबर 1782, दिसंबर 1782 के दिनों में हैदर डाइड ऑफ कैंसर एट द एज ऑफ 60, और 60 साल की उम्र में कैंसर से हैदर अली की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हिज डेथ वॉज केप्ट सीक्रेट टिल हिज सन टीपू सुल्तान अज्यूम्ड पावर, और इस डेथ को तब तक किसी को नहीं बताया जाता, या पता नहीं चलने दिया जाता है जब तक कि टीपू सुल्तान जो है पावर अज्यूम नहीं कर लेते हैं, यानी कि सत्ता में नहीं आ जाते हैं। द सेकेंड मैसूर वॉर केम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1783, और दूसरा मैसूर वॉर जो है एक ट्रीटी साइन होती है जिसे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बोला जाता है, उसी के माध्यम से सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर खत्म हो जाता है। अकॉर्डिंगली ऑल कंक्वेस्ट वेयर म्यूचुअली रिस्टोर्ड एंड द प्रिजनर्स ऑन बोथ साइड्स वेयर लिबरेटेड, और जितने भी कंक्वेस्ट वगैरह रहते हैं उनको म्यूचुअली क्या कर दिया जाता है? खत्म कर लिया जाता है, रिस्टोर कर लिया जाता है। पहले जैसे रिश्ते जो हैं रिस्टोर कर लिए जाते हैं,
और उसके बाद दोनों तरीके जो जितने भी प्रिजनर्स वगैरह पकड़े हैं उनको छोड़ लिया जाता है। फिर इसी के बीच में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भी पास हो जाता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, रोहिल्ला वॉर बता दिया, मराठा वॉर बता दिए, और क्या बताया आपको, आंग्ल मैसूर सेकेंड वॉर और फर्स्ट वॉर दोनों को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अब उसके बाद जो है 1784 में लगे हाथ फिर पिट्स इंडिया एक्ट को भी देख लेते। द रेगुलेटिंग एक्ट प्रूव टू बी एन अनसेटिस्फैक्ट्री डॉक्यूमेंट एज इट फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो जो अनसेटिस्फैक्ट्री डॉक्यूमेंट की तरीके साबित हुआ क्या, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था। तो जनवरी 1784 में पिट द यंगर हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड आफ्टर जनरल इलेक्शंस। तो जो पिट द यंगर जो थे 1784 के बाद जो जनरल इलेक्शंस होते हैं और वो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, इंट्रोड्यूस द इंडिया बिल इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या होता है कि वहाँ पर जो है इंडियन बिल दिखाया जाता है, शो किया जाता है। डिस्पाइट बिटर डिबेट इन बोथ द हाउसेस, डिस्पाइट इन बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस में द बिल वॉज पास्ड आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने बाद जो है इसे पास भी कर दिया गया रॉयल असेंट इन अगस्त 1784। और अगस्त 1784 में जो क्राउन है उसकी जो है मोहर भी लग जाती है। दिस वाज द फेमस पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, और यही जो है 1784 का फेमस प्रसिद्ध पिट्स इंडिया एक्ट कहलाता है। अब इसके हम लोग मेन प्रोविजन देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। मेन प्रोविजन इसके क्या क्या थे, तो मेन प्रोविजन में जो है, मेन प्रोविजन में आ जाएंगे, ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स वाज क्रिएटेड, दे वर अपॉइंटेड बाय क्राउन। इसमें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसकी स्थापना होती है जिसके 6 मेंबर होंगे, ठीक है, 6 मेंबर होंगे, और वो अपॉइंट किन के माध्यम से किए जाएंगे, क्राउन के माध्यम से किए जाएंगे। देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1776 के रेगुलेटिंग एक्ट में बना दिया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बनाया गया, ये बनाया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बनाया गया। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वॉज रिटेन्ड विदाउट एनी अल्टरेशंस इन कॉम्पोजिशन, इन इट्स कॉम्पोजिशन। मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो रिटेन कर लिए गए, कहाँ पे, बगैर अल्टरेशन के, उसके कॉम्पोजिशन में वैसे ही रख लिया गया, मतलब उनकी संख्या में कोई खास बदलाव नहीं किया गया, अल्टर नहीं किया गया। द एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और इस एक्ट ने जो है सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण बदलाव जो हैं भारतीय प्रशासन में इन्होंने किया। इट रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, और इसने क्या किया, रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल का जो है इसमें काफ़ी कुछ चेंज किया। गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 से काउंसिल में 4 जो संख्या थी उसको जो है 3 इंक्लूडिंग द कमांडर इन चीफ, और उसको जो है चौथा जो संख्या कमांडर इन चीफ की गवर्नर जनरल की काउंसिल में कर दिया इन्होंने। और इसमें किसमें किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट की मदद से किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो था, पिट्स इंडिया एक्ट जो है कंस्टिट्यूट हुआ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क्स विद रिगार्ड टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो विदेश नीति थी उसमें जो है महत्वपूर्ण जो भूमिका है इस एक्ट ने निभाई। ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द एक्ट रिव्यूज दैट इट हैड इंट्रोड्यूस अ काइंड ऑफ कंट्रडिक्शन इन द फंक्शन ऑफ कंपनी, और इसने जो है एक तरीके का जो है कंट्रडिक्शंस जो है कंपनी के अंदर जो है पैदा कर दिए थे। वजह ये थी कि अब जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है इन दोनों के बीच में जो है कहीं ना कहीं ये समझ में आने लगा था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए बोर्ड ऑफ करेक्टर्स और ये दोनों जो हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, और ये दोनों कंट्रोल किनके ऊपर रखेंगे, कंपनी के मेंबर्स के ऊपर रखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का फुल कंट्रोलिंग जो है किसके ऊपर दिखाई जा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का धीमे धीमे जो है अब खेल जो है कमजोर पड़ता जा रहा था। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल इट्स कमर्शियल फंक्शन। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या हो गया था, जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां थी उस पर जो है वो कंट्रोल करते थे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, पॉलिटिकल अफेयर, यानी किसके साथ हमें संधि करनी है, किसके साथ संधि नहीं करनी है, कौन हमारे साइड का मेंबर है, कौन हमारे अलायंस बनेंगे, ये सब तय करने का काम किसका था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था। इनफैक्ट द बोर्ड रिप्रेजेंटेड द किंग। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो क्राउन को रिप्रेजेंट करता था, ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करता था। एंड द डायरेक्टर्स सिंबलाइज द कंपनी, और जो डायरेक्टर्स होते थे वो कंपनी के प्रतीक बन गए थे, चिन्ह बन गए थे। द इम्पीचमेंट ऑफ वैरन हेस्टिंग्स। वैरन हेस्टिंग का जो है
निष्कासन एक तरीके का इम्पीचमेंट कर दिया गया बाद में। और ये कैसे हुआ इसको समझते हैं हम लोग। द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें एक रूट शॉक और बिटर डिसअपॉइंटमेंट जो था वारन हेस्टिंग के मामले को लेकर था। द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच इन सेंसरिंग द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज कंसिडर्ड बाय वारन हेस्टिंग एज अ रिफ्लेक्शन ऑन हिज पर्सनल कैरेक्टर। तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को जो है सेंसरिंग की गई थी, पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ बंगाल जो है कंसीडर किया गया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनल कैरेक्टर के माध्यम से, यानी कि वारन हेस्टिंग पे एक तरीके का मामला हो गया। हिज इमेज एंड रेपुटेशंस वेयर टर्निश्ड इन इंग्लैंड, और उसकी जो छवि थी वो इंग्लैंड में टर्निश हो गई, यानी कि खराब हो गई थी। देयरफॉर ही रिजाइन एंड लेफ्ट इंडिया इन जून 1785, और उसने क्या कर दिया कि उसने जो है रिजाइन कर दिया, पद से अपना इस्तीफा दे दिया और 1785 में वो वापस चले गए। इन 1787 में वारन हेस्टिंग्स was impeached in the parliament by the Edmund Burke and the Whigs for his administrative exploit, यानी कि उन्होंने जो है अपनी शक्तियों का जो गलत इस्तेमाल किया था या अपनी पावर्स का जो मिसयूज़ किया था उसको लेके जो है उनको पार्लियामेंट में इम्पीच किया गया था। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चली थी एडमंड बर्क के माध्यम से। बर्क ब्रॉड फॉरवर्ड 22 चार्जेस अगेंस्ट हिम, और उन पे जो है 22 से ज़्यादा जो हैं चार्जेस लगाए गए थे, मुकदमे लगाए गए थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम वेयर रिलेटेड टू रोहिल्ला वार, और रोहिल्ला वार के बीच में जो उन्होंने अब्यूजेस वगैरह किए थे, यानी कि उन्होंने जो अभद्र व्यवहार किए थे, नंदा कुमार, केस ऑफ नंदा कुमार, ट्रीटमेंट ऑफ रजत छत्तीसगढ़ ऑफ बनारस एंड द प्रेशर्स ऑन बेगम ऑफ अवध, 3 अलग अलग लोगों के केस जो थे उनके ऊपर लगाए गए थे जो बड़े स्तर पे थे। इसमें एक केस था नंदा कुमार का मामला था, और दूसरा था राजा चैत सिंह जो बनारस के थे, और बेगम अवध के साथ जो अभद्र व्यवहार उन्होंने किया था या उन पर जो दबाव बनाने का जो प्रयास किया था, इसका केस उनके ऊपर चलाया गया था इम्पीचमेंट के तौर पे आफ्टर लॉन्ग ट्रायल, और एक लंबे मामले के बाद लास्टेड टिल 1795, 1795 में ये केस खत्म हुआ। वारन हेस्टिंग वाज कंप्लीटेड एक्विटेड, और जो कंप्लीटली एक्विटेड उन्हें जो है एक्विट किया गया। ही रिसीव्ड पेंशन फॉर द कंपनी एंड लिव टिल 1818। उनको जो है बाद में मतलब कि छूट दिया गया था, लेकिन तब भी उनके ऊपर जो है स्टिग्मा तो लगी गया था, और उन्हें जो है कंपनी के द्वारा जो है पेंशन वगैरह दिया जाता था, लेकिन और वो 1828 तक जीवित रहे। नंदा कुमार केस के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा उनकी डिटेल और देख लेते हैं। वो क्या थे कि इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल थे बंगाल में, अधिकारी थे, काफ़ी प्रभावी थे। He was hanged to death by the verdict of Supreme Court at the Calcutta for petty offense of forgery। उन्होंने कुछ फौजरी वगैरह की थी जिसके बेसिस पे उन्हें सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता थी उसने फांसी की सज़ा दी थी। द इंग्लिश लॉ वाज अप्लाइड इन दिस जजमेंट, और इसमें जो है अंग्रेजी कानून को जो है इन्वॉल्व किया गया था। इट वॉज कंडेम्ड दैट वारन हेस्टिंग्स एंड सर एलिजा एमपी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंस्पायर्ड अगेंस्ट नंदा कुमार, और इसमें दरअसल फाइनली कंक्लूजन ये निकल के आया था कि नंदा कुमार के खिलाफ जो है षड्यंत्र किया था वारन हेस्टिंग ने और सर एलिजा एमपे जो कि जज थे सुप्रीम कोर्ट के। वारन हेस्टिंग इम्पोज्ड हैवी पेनल्टी ऑन द राजा चैत सिंह ऑफ बनारस फॉर हिज डिले, और राजा चैत सिंह जो थे वो क्या हुआ कि रेवेन्यू कलेक्शन कराने में, रेवेन्यू भेजाने में उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगा दी गई थी इन पेमेंट ऑफ ट्रिब्यूट एंड डिपोज्ड हिम इन अनजस्ट मैनर, और उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार वगैरह भी किया गया। और बेगम ऑफ जो अवध थी उनके साथ इन्होंने कैसा व्यवहार किया था। बेगम ऑफ अवध वेयर मदर एंड ग्रैंड मदर ऑफ द नवाब ऑफ अवध, ठीक है। तो नवाब जो थे अवध के, उनके माँ और जो ग्रैंड मदर थी, तो वारन हेस्टिंग्स हेल्प द नवाब बाय सेंडिंग हिज ट्रूप टू द हेल्प ऑफ नवाब हु स्क्वीज मनी फ्रॉम द बेगम। दिस वाज अ हाई हैंडेड पॉलिसी। दरअसल इसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है ब्राइब वगैरह ली गई थी और एक तरीके का प्रेशर क्रिएट कर गया था। इन्हीं तीनों चीज़ों का जो है जो 22 सबसे बड़े चार्जेस जो लगे थे वारन हेस्टिंग्स पे, उनमें से इन तीनों का भी एक मामला था। अब हम लोग देख लेते हैं फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है वारन हेस्टिंग के बारे में और उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की और क्राउन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडिया में उनका क्या योगदान रहा है, तो एस्टिमेट कर लेते हैं। ही वॉज अ गिफ्टेड पर्सनैलिटी एंडोड विद स्ट्रॉन्ग विल, ग्रेट एनर्जी एंड रिसोर्सफुलनेस, ठीक है। तो उसके पास जो है तीनों स्ट्रॉन्ग विल थी, बहुत ही मजबूत इच्छा थी, ठीक, शक्तिशाली इच्छा थी, ग्रेट एनर्जी ऊर्जावान था, और रिसोर्सफुलनेस था, यानी संसाधनों से परिपक्व था, जिसके वजह से उसे काम करने में कोई अड़चन नहीं आती थी। His long stay in Bengal in the shadow of the Mughal culture tradition gave him enough opportunity to learn Oriental language such as Bengali and the Persian and to develop Oriental taste।
तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो बंगाल में रहा, जिसके क्या हुआ कि यहाँ पे जो मुग़ल संस्कृति की छत्र छाया में रहने की वजह से उसे यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। उसने यहाँ की लैंग्वेजेस जैसे हैं, बंगाली लैंग्वेजेस हैं, पर्शियन लैंग्वेज है जो कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि ओरिएंटल टेस्ट जो है उसे समझ में आ गया था यहाँ के लोगों से किस तरीके से डील करना है। सिंस ही कंसिडर्ड इंडियन कल्चर एज अ बेसिस फॉर साउंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसके बाद जो है भारतीय प्रशासन है उसको भी उसने समझ लिया था। ही पैट्रोनाइज द लर्निंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स, उसने जो है पैट्रोनाइज भी किया, प्रचार प्रसार भी किया भारतीय भाषाओं और कला के प्रचार प्रसार में। हिज टास्क वॉज ए चैलेंजिंग वन सिंस ही वॉज सराउंडेड बाई हॉस्टाइल फोर्सेज, और उसने जब वो एक बार घिर गया था हॉस्टाइल फोर्सेस के माध्यम से, तो उसने कई चीज़ें बोली। ही फेस इज एक्सटर्नल एनिमीज विद इन अनफ्लिंचिंग करेज एंड अनफेलिंग रिसोर्सेज एंड इज इंटरनल अपोनेंट विद एक्स्ट्रॉर्डनरी पेशेंस एंड फर्मनेस। इट वॉज ऑन द फाउंडेशन वाइल वारन हेस्टिंग लेट डाउन द अदर इरेक्टेड एज स्टेटली एडिफाइस। कहने का मतलब यही है कि उसने जो है क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी को एकदम बेस से जो है टॉप पे और एक जो मजबूत नींव देने का जो काम है वो वारेन हेस्टिंग ने किया। और वारेन हेस्टिंग ने जो है एक ऐसी नींव तैयार की कि जो ब्रिटिश इंडिया है, जो ब्रिटिश कंपनी थी वो 250 साल 200 साल तक इंडिया पे जो है राज की, ये आधार जो है वारेन हेस्टिंग ने तैयार की थी और इसका श्रेय सारा उसी को जाता है। तो ये हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो बी कंटिन्यू विद अस and thank you for watching the video।